अब हम आपसे एटॉमिक, मॉलिक्यूलर और नेसेंट हाइड्रोजन की बातें कर चुके। सम अप ये हुआ कि मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन असल में वो हाइड्रोजन है जो हमें आसानी से नेचुरली मिल जाता है, और उसको भी हम रिएक्शंस में यूज करते हैं। लेट मी गिव द इम्पोर्टेंस ऑफ मॉलिक्यूलर एसिड। देखिए, केमिस्ट्री में इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक दो। इनऑर्गेनिक इस वक्त आप कर रहे हैं, ऑर्गेनिक इंशाल्लाह कुछ दिनों में शुरू होगी। तो ये जो इनऑर्गेनिक केमिकल्स हैं नॉर्मली, इनके रिएक्शंस फास्ट होते हैं क्योंकि ज्यादातर इनऑर्गेनिक केमिकल्स में आयनिक मॉल। अच्छा, अब हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल इटसेल्फ इज अ स्लो रिएक्टिव, वो तो तय हो गया, हमने रीजन भी लिख दिया था। अब जनरली रिएक्शन में ज्यादातर दो रिएक्टेंट्स होते हैं, तो अब ओवरऑल रिएक्शन फास्ट होगा या स्लो, ये तो दोनों पे डिपेंड करेगा ना। हमने कहा बिल्कुल सही है। अगर फर्ज कर लें ऐसे रिएक्शन हो जिसमें दोनों रिएक्टेंट बहुत रिएक्टिव हैं और दोनों ही फास्ट रिएक्शन करते हैं, तो ओवरऑल रिएक्शन जो है वो समझिए आपे से बाहर हो जाएगा, तो बहुत ही तेज हो जाएगा। दोनों ही स्लो हैं तो फिर नींद आ जाएगी आपको, रिएक्शन दुआओं से होगा, फिर तो बहुत ही स्लो हो जाएगा। तो अगर एक रिएक्टिव है और एक स्लो रिएक्टिव है तो ये बड़ी आइडियल कंडीशन बनती है, क्योंकि उस सूरत में रिएक्शन ना तो इतनी जल्दी होता है कि हमें खतरा लगे, ना इतना स्लो होता है कि पता ही ना चले, वो मॉडरेट तरीके से एक एक दरमियानी स्पीड से सस्टेन तरीके से होता रहता है। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के केमिकल्स चूंकि फास्ट रिएक्टिव हैं, इसलिए जब हाइड्रोजन इनऑर्गेनिक में रिएक्शन करता है, जैसा कि अभी इस चैप्टर में आगे हम करेंगे, तो नॉर्मली हम इतने जज्बाती नहीं होते कि हम हाइड्रोजन के लिए नेसेंट हाइड्रोजन ढूंढें या कोई और तरीका ढूंढें। हम कहते हैं जरा सा हीट कर लीजिए, क्योंकि दूसरा पार्टनर बड़ा रिएक्टिव है, इसलिए हाइड्रोजन जो है थोड़ी बहुत हीटिंग के बाद उससे रिएक्शन कर लेगा और हमें एक नॉर्मल तरीके का रिएक्शन मिल जाएगा। लेकिन जब हम हाइड्रोजन को ऑर्गेनिक में लेके जाएंगे, तो ऑर्गेनिक रिएक्टिव जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सब कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो वो खुद भी बहुत स्लो रिएक्टिव है। उनके साथ अगर हाइड्रोजन रिएक्शन करेगा तो ये कॉम्बिनेशन स्लो स्लो कॉम्बिनेशन बनेगा। तो नतीजा ये है कि वहाँ एक्स्ट्रा अटेंशन देनी पड़ेगी, वरना रिएक्शन बहुत ही स्लो हो जाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है इनऑर्गेनिक के रिएक्शंस में आपको सिर्फ ये देखेंगे आप कि आप कहीं कहीं थोड़ा बहुत हीट यूज कर लेते हैं और रिएक्शन से काम चल जाता है, कोई स्पेशल अरेंजमेंट ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन करने की यहाँ जरूरत नहीं पड़ेगी, ये जरूरत पड़ेगी हमें ऑर्गेनिक। तो इसका मतलब है मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बावजूद इसके कि उसके रिएक्शन स्लो होते हैं, हम उसका फायदा कम से कम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में उठा लेते हैं। फिर नेसेंट हाइड्रोजन तो अभी तक साबित हो गया है, तो बहुत ही जबरदस्त चॉइस है फिलहाल। उससे भी अगर जबरदस्त आने वाली है, लेकिन अभी फिलहाल वो जबरदस्त चॉइस है। ले देखकर अभी तक जिस हाइड्रोजन पर हमारी कहना चाहिए कि जरा भी नजर नहीं जा रही, हमें लग रहा है बेकार है, वो है एटॉमिक। हमें फिलहाल ऐसा लग रहा है कि चूंकि एटॉमिक हाइड्रोजन का लफ्ज मैं उस हाइड्रोजन के लिए यूज कर रहा हूं जिसे आप हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल से तोड़कर हासिल करें, और उसके लिए या तो आप 5000 डिग्री सेंटीग्रेड देते हैं या डिस्चार्ज ट्यूब पर रखकर बिजली के झटके, और ये दोनों काम चूंकि नॉर्म से बहुत ही डिफरेंट हैं, इसलिए हम इस तरह से हाइड्रोजन हासिल करने को फेवर नहीं देते। तो ऐसा लग रहा है जैसे ये एटॉमिक हाइड्रोजन तो बेकार सी हाइड्रोजन, उससे बेहतर है या तो हम मॉलिक्यूलर यूज करें या फिर नेसेंट, तो क्या बात है भाई। तो हमने कहा ऐसा भी नहीं है, सबकी अपनी अपनी जगह अहमियत है। जब आप रिएक्शंस की बात करते हैं तो ऑब्वियसली रिएक्शंस में आपकी प्रायोरिटी जो है वो टॉप पर नेसेंट हाइड्रोजन रहेगी फिलहाल। मैं भी फिलहाल फिलहाल बार बार इसलिए कर रहा हूँ कि आप ना भूल जाएं और मैं भी ना भूल जाऊँ। हमें अब टॉपिक पढ़ना आज ही से इंशाल्लाह शुरू तो हो जाएगा, और वो है जिसमें तस्करा आना है एक चौथे टाइप के हाइड्रोजन का, जो इंतहाई आइडियल सूरत हाल रखता होगा, एटॉमिक भी होगा और उसकी लाइफ टाइम अनलिमिटेड होगी, जितनी देर तक चाहें उसको संभाल के रखना, बहुत ही आइडियल बात हो जाएगी ना। तो वो अभी नहीं आया, तो वो तो नंबर 1 होगा जब भी आएगा। अभी फिलहाल नंबर 1 नेसेंट है, और उसके साथ मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन भी बहरहाल रिएक्शंस में यूज हो जाता है। तो फिर एटॉमिक हाइड्रोजन की क्या जरूरत है, ये खास तौर पर हम डिस्कस कर रहे हैं कि हर चीज का रिएक्शन के लिए ही सिर्फ इस्तेमाल नहीं होता, एटॉमिक हाइड्रोजन की थोड़ी सी और भी इम्पोर्टेंस है। तो आइए जरा ये छोटा सा एक टॉपिक कर लेते हैं, ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी कहीं एक आधे नंबर का पूछ लिया जाए या ब्लैंक्स में आ जाए। यूजेस ऑफ एटॉमिक हाइड्रोजन। पहली तो भाई वही बात है जो एक नॉर्मल सी आप कहिए कि
हाइड्रोजन के एटम की हैसियत से मैं लिखूंगा, इट इज यूज्ड एज स्ट्रॉन्ग reducing agent। ये बात मैंने इसलिए कही कि इसे तो हमने एक तरह से पुरानी बात ही रिपीट कर दी कि पहली बात तो ये समझने की ये रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, समझा तो इसको भी देना। फर्स्ट ईयर में पढ़े तो थे ऑक्सीडेशन रिडक्शन के बारे में कुछ, लेकिन रिपीट करते हैं क्योंकि ये टर्म्स हम अब आगे बहुत इस्तेमाल करने वाले हैं। रिड्यूसिंग एजेंट उस सब्सटेंस को कहते हैं जो दूसरों को रिड्यूस करता है और खुद ऑक्सीडाइज। और रिडक्शन की एक डेफिनेशन है रिएक्शन विद हाइड्रोजन। अगर कोई चीज हाइड्रोजन से रिएक्शन कर ले तो वो रिड्यूस हो जाती है। इस हिसाब से हाइड्रोजन दूसरों को रिड्यूस करने वाला सब्सटेंस हो गया, क्योंकि जिससे हाइड्रोजन मिलता है वो रिड्यूस हो जाता है। यही बात हो गई ना, इसलिए हाइड्रोजन डेफिनेटली एक रिड्यूसिंग एजेंट है। अच्छा, अब मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन चूंकि स्लो रिएक्ट करता है इसलिए उसको हम कहते हैं कि वो वीक रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि वो बड़ी मुश्किलों से किसी चीज को रिड्यूस करेगा। और हाइड्रोजन के एटम चाहे वो एटॉमिक हालत में हो चाहे वो नेसेंट हालत में हो, वो तो बहुत तेज रिएक्शन करते हैं, इसलिए उनको स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का। तो इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस फैक्ट कि ये वाला एटॉमिक हाइड्रोजन प्रैक्टिकली हासिल करना कितना मुश्किल है, लेकिन अगर हम हासिल कर लें तो ये तय है ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। ये फौरन जिससे भी रिएक्शन करेगा फौरन करेगा, और इसका रिएक्शन चूंकि रिडक्शन कहलाता है इसलिए खुद ब खुद ये रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। लेकिन इस एक लाइन के लिए ये नहीं, ये तो हमने ऐसी चूंकि बुक में भी लिखा है, उनका चलो तस्करा आ जाए। असल जिस पॉइंट के लिए हम ये पढ़ रहे हैं वो है पॉइंट नंबर 2, जरा तफसील से भी है और इम्पोर्टेंट भी है, जो सही मायनों में आपको बताएगा हाइड्रोजन, एटॉमिक हाइड्रोजन की क्या हैसियत और अहमियत है। एटॉमिक हाइड्रोजन is used in atomic is used to prepare atomic hydrogen torch। एटॉमिक हाइड्रोजन का इस्तेमाल है कि हम इसकी मदद से एक इंस्ट्रूमेंट बनाते हैं जिसका नाम है एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्च। क्या होता है, किस तरह काम करता है? इट इज एन इंस्ट्रूमेंट used to produce flame of 5000 centigrade for welding। बुनियादी तौर पर ये कहला तो टॉर्च रही है, लेकिन ये एक वेल्डिंग गन है। मेरा ख्याल है कि हम सब लफ्ज वेल्डिंग समझते हैं। मेटल से बनी हुई चीजों के टुकड़े अगर जोड़ने पड़ जाएं तो उन पे जो टांका लगाते हैं कहते हैं, वो वेल्डिंग से लगाते हैं। जब इस्तेमाल होता है ना कि आपके घर के बाहर अमूमन खिड़कियों में जो ग्रिल्स लगी होती हैं वो मेटल की छोटी छोटी रॉड्स हैं, और जहां उनको जोड़ना होता है वहां कहते हैं वेल्डिंग कर दो। वो वेल्डिंग वाला आता है, उसके पास एक इंस्ट्रूमेंट सा होता है जिसे वो ऑन करता है तो उसमें बहुत जबरदस्त सा फ्लेम निकल आता है। उस फ्लेम को वो उस जगह रखता है जहां मेटल के 2 पीसेस पड़े हुए हों जिन्हें जोड़ना है। उस फ्लेम की वजह से मेटल के वो टुकड़े तेजी से मेल्ट होते हैं और मेल्ट होकर एक दूसरे में मिक्सअप हो जाते हैं। हम फौरन उन्हें ठंडा कर देते हैं, जुड़ गए। यानी वेल्डिंग एक प्रोसेस है जिसकी मदद से हम मेटल्स के 2 पीसेस को जोड़ते हैं, उन्हें मेल्ट करके। 2 बातें इंपॉर्टेंट हैं, मेटल्स के पीसेस जोड़ रहे हैं इसकी मदद से, और इसकी रिक्वायरमेंट क्या है, वो मेटल पिघलने चाहिए, पिघलाकर उन्हें लिक्विड बनाते हैं, उससे वो लिक्विड में मिक्स हो जाता है, एकदम उसे ठंडा कर देते हैं तो वो जुड़ा रहता है फिर।
तो जाहिर सी बात है मेटल्स को मेल्ट करना कोई आसान काम थोड़ी, उनके तो मेल्टिंग पॉइंट बहुत हाई होते हैं। इसलिए वो जो इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम हम वेल्डिंग गन रख रहे हैं, उसमें से जो फ्लेम निकलता है ना, वो बहुत हाई टेम्परेचर का होता है, वो फौरन मेटल्स को मेल्ट कर देता है। अच्छा, बहुत सारे ऑप्शन है हमारे पास वेल्डिंग गन्स के, जो अमूमन वेल्डर ले लिए फिर रहे होते हैं। कभी हम भी घर पे काम कराएं तो हम वेल्डिंग मशीन वाले को बुला लेते हैं। तो जो आम तौर पर उनके पास वेल्डिंग गन होती है, उसके अंदर ऑक्सीजन गैस के साथ एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसका नाम है एसीटाइलीन। आगे जाके पढ़ेंगे तो वो अच्छी तरह वाकिफ हो जाएंगे, फिलहाल नाम याद रखें। एसीटाइलीन और ऑक्सीजन की मदद से हम उसमें एक फ्लेम बनाते हैं जिसका टेम्परेचर तकरीबन 3200 डिग्री से लेकर 4200 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। ये नॉर्मल वेल्डिंग मशीन होती हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं। टेम्परेचर रेंजेस फ्रॉम 3200 टू 4000। दूसरा ऑप्शन ये हाइड्रोजन है, जिससे एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्च का जो लफ्ज इस्तेमाल किया, ये भी वेल्डिंग गन है। और ये कितना टेम्परेचर प्रोड्यूस कर रहा है, कितने टेम्परेचर का फ्लेम? 5000। बेटर देन एसिटाइलिन फ्लेम? यस ऑफ कोर्स। तो अगर हमें ज्यादा अच्छी क्वालिटी चाहिए हो और हम ऐसे मेटल्स या ऐसे सब्सटेंसेस को मेल्ट कर रहे हो जिसके लिए आप चाहते हो कि और अल्ट्रा हाई टेम्परेचर चाहिए, तो दिस इज बेटर चॉइस। वो भी चॉइस है, वो भी यूज होती है और ये भी यूज होती है। इसमें चूंकि ज्यादा टेम्परेचर है तो एफिशिएंसी के एतबार से ज्यादा बेहतर है। तो ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो वेल्डिंग के लिए इस्तेमाल होता है और इसकी मदद से हम 5000 डिग्री सेंटीग्रेड का फ्लेम बनाते हैं जो मेटल्स के टुकड़ों को, कहना चाहिए, सेकंड्स में मेल्ट करके उनकी वेल्डिंग कर देता है। अब ये तो इंट्रो हो गया इसका। सवाल ये पैदा हुआ कि इस इंस्ट्रूमेंट में एटॉमिक हाइड्रोजन का क्या काम है। चलो समझ में आ गया ये इसका। अब एक छोटी सी इस एपरेटस की हम वर्किंग बताएंगे जिसमें ये रोल समझ में आएगा कि व्हाट रोल एटॉमिक हाइड्रोजन प्ले इन दिस पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट। क्या आप उसको क्रेडिट दे रहे हैं कि ये उसका एक यूज है? तो लेट्स, तो हमने कहा असल में बात ये है कि ये पर्टिकुलर एपरेटस एक छोटी सी डिस्चार्ज ट्यूब है। क्वेश्चन में पढ़ा था ना। तो उस डिस्चार्ज ट्यूब में आप हाइड्रोजन गैस को रखते हैं एट लो प्रेशर, क्योंकि लो प्रेशर पे रखेंगे तभी तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी। तो उस डिस्चार्ज ट्यूब में आप हाइड्रोजन को रखते हैं और उसमें से इलेक्ट्रिसिटी गुजारते हैं। थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है हमने कि जब हम ऐसे करेंगे, मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन में लो प्रेशर में से इलेक्ट्रिसिटी गुजारेंगे, तो मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक होगा और वो एटॉमिक हाइड्रोजन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि हमारी डिस्चार्ज ट्यूब में अगर ये एक छोटी सी डिस्चार्ज ट्यूब हम बना दें, ऐसी रफली बना रहा हूँ, और इसमें इस तरह से इलेक्ट्रोड्स मौजूद हैं जिनके बीच में हाइड्रोजन की गैस मौजूद है लो प्रेशर पर, बिजली गुजारने की वजह से ये अपने एटम्स में टूट जाती है। तो हमारी बिजली खर्च हुई और ये एटम्स में टूट गई। अच्छा, इस डिस्चार्ज ट्यूब के साथ वही सेटअप होता है जैसे गैस सिलेंडर के साथ चूल्हे का नोजल लगा हुआ होता है ना, जिसमें से गैस निकल कर फायर कैच कर लेती है। तो ये यहाँ एक किसी एक जगह पर आप समझें कि ये एक छोटा सा नोजल भी लगा हुआ है। अब अच्छी बात है, मैं एग्जैक्ट एपरेटस नहीं बना रहा हूँ, सिर्फ अंदाजा देने के लिए। अच्छा, अब ये बिजली आई और हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ब्रेक हो गया, उसने बना दिया एटम। हम सबको पता है कि ये जो एटम बन रहा है ये तो मिली सेकेंड के लिए बन रहा है। ये फौरन दोनों हाइड्रोजन के एटम आपस में मिलेंगे और वापस मॉलिक्यूल बना देंगे। अच्छा, हम बिजली गुजारे जा रहे हैं बार बार, तो इससे क्या होगा? जब हम बार बार बिजली गुजारे जा रहे हैं तो बार बार हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल टूटेगा और दोबारा बन जाएगा, बार बार टूटेगा और दोबारा बन जाएगा, फिर टूटेगा। तो सर ये हमारी बिजली खर्च हो जा रही है, हो जा रही है, और फायदा इसलिए कोई नहीं हो रहा कि जो एटम बनता है वो वापस मॉलिक्यूल बनाते हैं। होल्ड ऑन, अगर बॉन्ड बनने के लिए आपकी बिजली खर्च हो रही है, बॉन्ड तोड़ने के लिए आपकी बिजली खर्च हो रही है, तो जब ये दोनों हाइड्रोजन दोबारा मिलकर वापस हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनाएंगे तो एनर्जी रिलीज होगी। इसका मतलब है एक प्रोसेस बिजली खर्च कर रहा है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल आपकी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करके दो हाइड्रोजन के एटम बनाता है, और चूंकि ये दोनों हाइड्रोजन के एटम स्टेबल नहीं है, ये दोनों वापस मिलकर हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बना देते हैं। यहाँ पर इस स्टेप में इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होती है कितनी? इक्विवेलेंट टू 104 किलो कैलोरीज पर मोल। और जब दोनों हाइड्रोजन आपस में मिलकर फिर से मॉलिक्यूल बनाते हैं तो इतनी ही एनर्जी हमें वापस मिल जाती है। लेकिन सिर्फ फर्क ये पड़ता है कि खर्च हुई थी बिजली की सूरत में, लेकिन जब वो वापस मिलती है तो हीट की सूरत में मिलती है।
heat of 104 किलो कैलोरीज पर मोल। इसका मतलब है इस प्रोसेस के दौरान जिसमें हाइड्रोजन का बॉन्ड पहले ब्रेक हुआ और फिर दोबारा मेक हुआ, इलेक्ट्रिसिटी ने अपने आप को हीट में चेंज कर लिया। ये है बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज जो कि हमें पक्का याद हो जाए अब, कि बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड मेकिंग is one of the natural process through which we can convert any energy into heat। जब भी दो एटम्स के दरमियान बॉन्ड बनता है, एनर्जी इवॉल्व होती है और वो हमेशा हीट की सूरत में होती है। तो और जब आपको बॉन्ड ब्रेक करना होता है, आपको एनर्जी देनी पड़ती है, उसमें आपके पास चॉइस है कि आपको एनर्जी किसी भी शक्ल में दे सकते हैं। तो अगर आप किसी भी रिएक्शन में बॉन्ड ब्रेक करने के लिए लाइट इस्तेमाल करें तो लाइट की मदद से बॉन्ड ब्रेक होगा, लेकिन जब बॉन्ड दोबारा बनेगा तो हीट बन जाएगी। आप बिजली की मदद से बॉन्ड ब्रेक करें, जब बॉन्ड दोबारा बनेगा वो हीट बन जाएगी। तो अगर आपको किसी भी एनर्जी को हीट में कन्वर्ट करना है, दिस वुड बी द प्रोसेस। तो अब यहाँ क्या हो रहा है, बिजली आती जा रही है, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल को ब्रेक करती जा रही है, हाइड्रोजन का एटम बनता है, वो दोबारा मॉलिक्यूल बनाता है और जो बिजली उसने आपसे ली थी उसे हीट में कन्वर्ट कर देता है। जब इतनी जबरदस्त हीट मिलती है तो ये जो नोजल है इससे इट कैचेस फायर और यहाँ एक फ्लेम बनता है जिसका टेम्परेचर 5000 डिग्री है, क्योंकि जो हीट इवॉल्व हो रही है वो हीट की सूरत में। इसका मतलब ये हुआ कि एटॉमिक हाइड्रोजन दोबारा बॉन्ड बनाकर हमारी बिजली को मुसलसल हीट में कन्वर्ट कर रहा है। इसलिए हमने कहा कि इस एपरेटस का नाम है एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्च, क्योंकि ये एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्च हमारी बिजली को हीट में कन्वर्ट कर देता है, क्योंकि हीट बनती है एटॉमिक हाइड्रोजन के दोबारा बॉन्ड बनाने की वजह से। इसलिए क्रेडिट गोज टू एटॉमिक हाइड्रोजन। तो अब ये बात मुख्तसर अल्फाज के साथ यहाँ लिख लेते हैं। ये तो बता दिया ये क्या होता है। एटॉमिक हाइड्रोजन torch consists of a small discharge tube containing hydrogen gas at low pressure. When electricity is passed, molecular hydrogen decomposed to atomic hydrogen, which is being unstable, immediately forms molecular hydrogen and release the heat in the form of flame of 5000 degree centigrade। तो एटॉमिक हाइड्रोजन टॉर्च एक छोटी सी डिस्चार्ज ट्यूब है जिसमें हाइड्रोजन गैस मौजूद है, यानी हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं एट लो प्रेशर। जब हम बिजली गुजारते हैं तो वो हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल डीकम्पोज होकर एटॉमिक हाइड्रोजन बनाते हैं। क्योंकि एटॉमिक हाइड्रोजन स्टेबल नहीं है, वो फौरन मिलकर वापस मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बनता है। तो इस प्रोसेस के नतीजे में होता ये है कि बिजली खर्च हो गई और मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन टूट गया, लेकिन जब दोबारा एटॉमिक हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाते हैं तो वो एनर्जी ईमानदारी से वापस कर देते हैं, लेकिन हीट की शक्ल में, और वो हीट फ्लेम की सूरत में इवॉल्व होती है जिसका टेम्परेचर 5000 डिग्री सेंटीग्रेड है। इस तरह ये इंस्ट्रूमेंट
बुनियादी तौर पर बिजली को कंज्यूम करवाता है और उससे हीट एनर्जी बनाता है वाया ब्रेकिंग ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एंड मेकिंग ऑफ न्यू बॉन्ड बाय हाइड्रोजन एटम्स। ये है इसकी छोटी सी बात। तो ये आखिरी एक टुकड़ा था इम्तिहान के लिए कि इन कभी कभी पूछ लिया, वैसे तो आज तक ये एमसीक्यूज या फिल इन द ब्लैंक्स में ही पूछा गया है, लेकिन हमें पता है। सो नाउ इट ऑल कंप्लीटेड ऑफ एटॉमिक नेसेंट एंड मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन। अब हमारा जो अगला टॉपिक है उसमें हम उस चौथी हाइड्रोजन का भी डिस्कस करेंगे, और लेकिन ये अपना भी एक टॉपिक है। तो यहाँ तक अगर देखा जाए तो हमने हाइड्रोजन को एज एन एलिमेंट पढ़ लिया, हाइड्रोजन को किस तरह प्रिपेयर किया जाता है और उसके रिएक्शंस, दोनों चीजें हमने पढ़ ली। तो अब हमें दूसरा हिस्सा इस चैप्टर का है कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन। के तय ये हुआ था कि चाहे पीरियोडिक टेबल की मदद से पढ़ें या इंडिविजुअली, हमें तमाम एलिमेंट्स और उनके कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है। तो अब हमने हाइड्रोजन एलिमेंट पढ़ लिया, उसके कंपाउंड्स। तो अब पता ही चला, चैप्टर के शुरू में भी कहा था, हाइड्रोजन एलिमेंट एक ऐसा एलिमेंट है जो इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है, इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है, इलेक्ट्रॉन शेयर भी कर सकता है, सारे काम कर सकता है। तो नतीजा ये होता है कि हाइड्रोजन पीरियोडिक टेबल में सिवाय नोबेल गैसेस के, जो किसी से रिएक्शन नहीं करती, बाकी सबसे रिएक्शन कर लेता है, इसलिए इसके कंपाउंड भी बहुत ज़्यादा है। तो हमने कहा कि कुछ यहाँ पढ़ लेते हैं, कुछ दूसरे एलिमेंट्स के टॉपिक में पढ़ लेंगे। भाई जब कंपाउंड बनाएगा हाइड्रोजन तो ये किसी और एलिमेंट के साथ मिलेगा ना। मसलन कंपाउंड बनाता है हाइड्रोजन, अगर ऑक्सीजन के साथ मिल जाए तो पानी। तो वाटर सिर्फ हाइड्रोजन का कंपाउंड थोड़ी है, वो ऑक्सीजन का भी तो कंपाउंड है। तो जब हम ऑक्सीजन का टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां भी पढ़ सकते हैं, हाइड्रोजन के टॉपिक में भी पढ़ सकते हैं। तो कंपाउंड्स में हमें ये एडवांटेज होगा कि वो कंपाउंड जिन जिन एलिमेंट्स से मिलकर बना है, हम उन्हें उन्हें एलिमेंट्स के टॉपिक में पढ़ सकते हैं। तो हम करते ही हैं, कुछ को एक में पढ़ लेते हैं, कुछ को दूसरे में पढ़ लेते हैं। तो अब यहाँ पर हाइड्रोजन के चैप्टर में हमने क्या फैसला किया, किन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे? हमने कहा हम पढ़ेंगे हाइड्रोजन के बाइनरी कंपाउंड्स। बाइनरी का मतलब होता है टू, यानी ये वो कंपाउंड होंगे जिसमें टोटल दो एलिमेंट होंगे, एक हाइड्रोजन और एक कोई और। हाइड्रोजन के वो कंपाउंड जिनमें 3 या 4 एलिमेंट्स हैं, वो फिलहाल यहाँ नहीं पढ़ रहे, वो भी पढ़ेंगे, जाहिर सी बात है, उनका भी टॉपिक आगे कहीं होगा, लेकिन यहाँ हम सिर्फ एक कैटेगरी पढ़ रहे हैं और वो कैटेगरी है बाइनरी कंपाउंड्स। तो आइए जरा पहले इस बाइनरी कंपाउंड का तारुफ हो जाए। सिर्फ बाइनरी कंपाउंड्स किसे कहेंगे? कोई हाइड्रोजन वाइड्रोजन अभी फिलहाल बीच में नहीं लेकर आ रहा। ओनली व्हाट इज बाइनरी कंपाउंड्स? हमने कहा कंपाउंड्स composed of atoms of two elements। एटम्स जितने भी हों, एलिमेंट्स दो होने चाहिए, आर कॉल्ड बाइनरी कंपाउंड्स। मसलन NaCl बाइनरी कंपाउंड है क्योंकि इसमें दो एलिमेंट हैं, सोडियम और क्लोरीन। इत्तेफाक से एटम भी दो ही हैं। फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड PCl5, इट्स अ बाइनरी कंपाउंड क्योंकि इसमें एलिमेंट दो हैं, फॉस्फोरस और क्लोरीन। ये और बात है कि फॉस्फोरस का एक एटम है और क्लोरीन के 5 एटम है, टोटल 6 एटम है। एटम से हमें कोई दिलचस्पी नहीं, एलिमेंट दो होने चाहिए। N2O5, अब इसमें नाइट्रोजन के 2 हैं, ऑक्सीजन के 5, टोटल 7 एटम्स हैं, लेकिन एलिमेंट तो दो ही है ना, एक नाइट्रोजन एक ऑक्सीजन, इसलिए ये सारे बाइनरी कंपाउंड्स हैं। फर्ज कर लीजिए अगर मैं आपके पास ये लिखता कंपाउंड NaOH, अब इसमें आपको नजर आ रहा है एक एलिमेंट सोडियम है, एक ऑक्सीजन है, एक हाइड्रोजन है, तीन तीन एलिमेंट्स हैं, एटम भी 3 है और एलिमेंट भी 3 है। तो 3 एलिमेंट वाले को हम बाइनरी नहीं कहेंगे, सिर्फ 2 एलिमेंट वाले को। एक बात हो गई। अच्छा, अब हम किसके बाइनरी कंपाउंड्स पढ़ना चाहते हैं जनाब? हाइड्रोजन के। यानी हम ऐसे कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना चाहते हैं जिसमें टोटल 2 एलिमेंट हो और उन दो में से एक हाइड्रोजन हो, एक कोई और। तो ऐसे कंपाउंड्स हाइड्राइड्स कहलाते हैं। तो हाइड्राइड्स की सिंपल डेफिनेशन हुई बाइनरी कंपाउंड्स
of hydrogen are called हाइड्राइड्स। और हम चाहें तो इसे इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, कंपाउंड्स composed of atoms of two elements in which one is हाइड्रोजन। दो एलिमेंट्स के एटम से मिलकर बनते हैं ये कंपाउंड, और उनमें से एक एटम जो है वो हमेशा हाइड्रोजन होना चाहिए, तो ये कहलाएंगे हाइड्राइड्स। मिसाल के तौर पर अब ऊपर की तरह की एग्जाम्पल लिखनी है, बस शर्त ये है कि अब आप जिन दो एलिमेंट्स का तस्करा करेंगे वो दो एलिमेंट लाजमी तौर पर उनमें से एक हाइड्रोजन होना चाहिए। तो पहली एग्जाम्पल हो गई HCl, इट्स अ बाइनरी कंपाउंड, इसमें दो एलिमेंट हैं, एक हाइड्रोजन एक क्लोरीन, और ये भी नजर आ रहा है कि उन दो में से एक हाइड्रोजन है। अच्छा, इसी तरह वाटर ऑब्वियसली, अब टोटल एटम्स 3 हैं, दो हाइड्रोजन के एक ऑक्सीजन का, लेकिन हमें एटम नहीं गिनने, हमें एलिमेंट गिनने हैं। दो एलिमेंट हैं, उनमें से एक हाइड्रोजन है, ये भी हाइड्राइड हो गया। C6H6 ये बेंजीन कहलाता है, इसमें भी दो एलिमेंट हैं, कार्बन और हाइड्रोजन, बेशक दोनों के 6 एटम है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एलिमेंट दो है, तो कार्बन और हाइड्रोजन, दिस इज हाइड्राइड, बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन। अब चूंकि हाइड्रोजन जो है वो पीरियोडिक टेबल के सिवाय नोबल गैसेस के बाकी सबके साथ रिएक्शन करके बाइनरी कंपाउंड बना लेता है, तो इसके बाइनरी कंपाउंड माशाल्लाह काफी ज्यादा हो गए। पर 92 एलिमेंट में सिर्फ नोबल गैसेस ही तो अलग हुई ना, 80+ एलिमेंट तो बाकी हैं, वो सारे हाइड्राइड बनाते हैं, तो अच्छे खासे हाइड्राइड हो गए। अब उनको पढ़ेंगे कैसे? हमने कहा भाई अब तो सीख लिया ना सब कुछ, पीरियोडिक टेबल बनाया इसीलिए है ना कि एलिमेंट्स या ऐसी कभी कोई चीज पढ़नी हो जिनकी तादाद बहुत ज्यादा है तो क्लासिफाई करो, ताकि उन्हें ग्रुप्स की सूरत में पढ़ा जाए, हमें आसानी हो जाए। तो अब एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज का मामला तो आपने बड़ी मेहनतों से मालूम कर लिया कि वो एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है। कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं उनका ताल्लुक उनके बॉन्ड से होता है, यानी जो एलिमेंट आपस में मिलते हैं वो आयनिक बॉन्ड बना रहे हैं, कोवलेंट बॉन्ड बना रहे हैं, या किसी और टाइप का बॉन्ड बना रहे हैं, इस बेस पर उनकी प्रॉपर्टीज डिपेंड करती हैं। तो इसलिए हमने ये देखते हुए कि हाइड्रोजन मुख्तलिफ एलिमेंट्स के साथ किस नेचर के बॉन्ड्स बनाता है, इसकी बुनियाद पर हाइड्राइड्स को क्लासिफाई किया है, और तमाम हाइड्राइड्स के टोटल 6 ग्रुप्स बनाए हैं, और वो तमाम ग्रुप्स हमें एक एक करके पढ़ने हैं, यही अब इस चैप्टर की आखिरी चीज रह गई है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्राइड्स, और हमने कहा ऑन दी बेसिस ऑफ नेचर ऑफ बॉन्डिंग hydrides can be classified into 6 classes. कौन कौन सी हैं? आयोनिक हाइड्राइड्स, कोवेलेंट हाइड्राइड्स, कॉम्प्लेक्स हाइड्राइड्स, metallic hydrides, polymeric hydrides, borderline hydrides.
आयनिक और कोवलेंट नाम से बॉन्ड का भी अंदाजा हो रहा है फौरन और यही सबसे ज़्यादा डिटेल में पढ़े जाएंगे। यानी ये इतनी डिटेल है कि ये दोनों सेपरेट क्वेश्चन है जो इम्तिहान में शॉर्ट और लॉन्ग दोनों में आ रहे हैं। बाकी के जो आखिरी 4 है वो उनकी डिटेल थोड़ी कम है, उनमें से रीज़न या डेफिनेशन आती है, तो ज़रा कंटेंट भी उनका कम है, तो ज़्यादा तफसील सिर्फ फर्स्ट सेकंड की है। बहरहाल शुरू करते हैं, तफसील कब है या ज़्यादा हमें पढ़ने तो सारे ही हैं। तो अब इन तमाम हाइड्राइड्स की डिटेल पढ़नी है। ये हाइड्राइड्स किन एलिमेंट्स के साथ हाइड्रोजन बनाता है और इनमें क्या खूबियां हैं, सीधी सी बात। तो आइए पहले से शुरू करते हैं। आयोनिक हाइड्राइड्स, अब ये तय है कि दीज आर दी बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन। तो अब इनकी डेफिनेशन क्या होगी, जाहिर सी बात है यही होगी ना कि आप यहाँ बताएंगे कि हाइड्रोजन किन एलिमेंट्स के साथ मिले तो आयोनिक हाइड्राइड बनते हैं। नाम ये भी पता चल रहा है कि इनका बॉन्ड आयनिक होगा, तो भाई सीधी सी बात रह गई कि वो कौन से एलिमेंट हैं जिनके साथ मिलकर हाइड्रोजन आयनिक बॉन्ड बना देगा। क्योंकि हमें याद है हाइड्रोजन में आयनिक बॉन्ड बनाने की भी सलाहियत है, कोवलेंट बॉन्ड बनाने की भी सलाहियत है, इलेक्ट्रॉन लूज गेन शेयर सब कर सकता है। सो लेट्स सी। तो डेफिनेशन है बाइनरी कंपाउंड्स of hydrogen with the elements of group 1A and 2A except beryllium and magnesium are called ionic hydrides। हाइड्रोजन के बाइनरी कंपाउंड्स अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के साथ पहचानते हैं ना, ग्रुप 1A एंड ग्रुप 2A मीन्स एस ब्लॉक। इससे भी अब आपको अंदाजा होगा पीरियोडिक टेबल बनाने का कितना फायदा हुआ। हमने एलिमेंट्स के ग्रुप्स बनाए हैं, उनके नाम रखे हैं, तो अब हमें हर एलिमेंट का नाम लेने की बजाय उनके ग्रुप का नंबर बताना होता है। पर्सनल में पीरियोडिक टेबल ना होता तो आप यहाँ क्या लैंग्वेज लिखते, ग्रुप 1A में जितने मेटल है सबके नाम ले रहे होते ना, कह रहे होते हाइड्रोजन के बाइनरी कंपाउंड लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंजियम, इन सब के साथ। अब इन सब का एक नाम आ गया ग्रुप 1, हर पढ़े लिखे को पता हो गया, आसान हो गई बात। अलबत्ता यहाँ एक छोटी सी एक्सेप्शन लिखी गई है, 1A के तो सारे एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ मिलकर आयनिक हाइड्राइड बनाते हैं। अलबत्ता 2A के जो पहले 2 एलिमेंट हैं बेरिलियम और मैग्नीशियम, वो आयनिक हाइड्राइड नहीं बनाते, उसके बाद जो है कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम वो सब बनाते हैं। तो इसलिए हमने लिख दिया एक्सेप्शन। इनमें बात आ गई सर क्यों, क्योंकि अब तो फैल गया ना। हमने कहा वो सर पीरियोडिक टेबल के मुताबिक तो फिर सारे एस ब्लॉक एलिमेंट एक जैसे होंगे ना, ये सब बिहेवियर दिखाएंगे, तो फिर बेरिलियम मैग्नीशियम ने गद्दारी क्यों की। बाकी जब आयनिक हाइड्राइड बनाए उसको भी बनाना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। अब आहिस्ता आहिस्ता आपको दोनों चीज़ों की आदत पड़ जाएगी, इस बात की भी कि पीरियोडिक टेबल की वजह से एलिमेंट कितने ज़बरदस्त ऑर्गेनाइज हो गए हैं और कितनी ज़बरदस्त सिमिलैरिटीज़ दिखा रहे हैं, और इस बात की भी कि उनमें कहाँ कहाँ एक्सेप्शंस हैं। हर एक्सेप्शन की वजह है, और वो वजह असल में यही है कि प्रॉपर्टीज कॉन्फ़िगरेशन पर डिपेंड करती हैं, और कॉन्फ़िगरेशन पीरियोडिक होने के बावजूद भी इंतहाई इरेगुलर है ना। जिस पैटर्न में हम कॉन्फ़िगरेशन को भरते हैं, कभी कोई पहले आता है कभी कोई, तो ये इरेगुलरिटीज हैं। बहरहाल इसका रिजल्ट यहाँ भी निकलता है, लेकिन हम हर एक का जवाब बताते हैं। तो हम ये जवाब भी बताएंगे कि आखिर बेरिलियम और मैग्नीशियम ग्रुप 2A में होने के बावजूद ग्रुप 2A के बाकी एलिमेंट्स की तरह हाइड्रोजन के साथ आयनिक बॉन्डिंग क्यों नहीं करते। इनफैक्ट ये दोनों बनाते हैं पॉलीमेरिक हाइड्राइड, जिसका तस्करा हमने 5वें नंबर पे किया हुआ है। तो जब हम 5वें वाले पे पहुंचेंगे तो उधर यही बात बताएंगे कि मैग्नीशियम ने आखिर ये गजब क्यों किया। फिलहाल तो उनकी बात कर लेते हैं जो बेचारे आयनिक बॉन्ड बना रहे हैं, पहले वो तो समझ लेना, फिर इसके बाद फैसला करेंगे जो नहीं बना रहा उसे क्या प्रॉब्लम था। तो आइए, ये डेफिनेशन हुई। अब इस डेफिनेशन में एक छोटी सी बात और ऐड कर लेते हैं। प्रॉपर्टीज of these hydrides are very much
similar to salts. So they are also called salt-like or saline hydrides. इन कंपाउंड इन हाइड्राइड्स की खूबियां खासतौर पर फिजिकल अपीयरेंस बिल्कुल वैसी है जैसी केमिस्ट्री के सॉल्ट्स में होती हैं, जो एसिड बेस के रिएक्शन से सॉल्ट बनते हैं। जैसे हमारे पास एक कॉमन सॉल्ट सोडियम क्लोराइड भी है, तो इन सॉल्ट्स की जैसी अपीयरेंस है, दे आर हार्ड एंड ब्रिटल सॉलिड्स। आयनिक हाइड्राइड्स भी वैसे ही हैं। तो इस वजह से हम इन हाइड्राइड्स को कह देते हैं कि ये सॉल्ट लाइक, नमक से मिलते जुलते हाइड्राइड्स हैं, तो सलाइन हाइड्राइड्स या सॉल्ट लाइक हाइड्राइड्स। तो ये एक छोटी सी बात साथ में मिला दी। प्रिपरेशन की बात, अब ये हो गई इनकी डेफिनेशन। अब हम बताएंगे कि ये कैसे प्रिपेयर होते हैं, और अब पीरियोडिक टेबल के फायदे भी शुरू हो जाएंगे। जैसे कि दावा किया था कि पीरियोडिक टेबल में एक ही ग्रुप में जो एलिमेंट होते हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज बहुत ज़्यादा सिमिलर होती है। इतनी कि अगर आप केमिकल प्रॉपर्टीज से मुराद है रिएक्शंस, इतनी कि अगर आप एक एलिमेंट का रिएक्शन करवाएं तो सारा ग्रुप वैसे ही रिएक्शन करेगा, आपको बाकियों की इक्वेशन याद करने की ज़रूरत ही नहीं है, एक ही काफ़ी है। यही अब यहाँ पर आप नमूना देखेंगे पहला। तो अब हम सबसे पहले डेफिनेशन हो चुकी, अब दूसरे नंबर पर हम बात करेंगे कैसे हम इन हाइड्राइड्स को बनाते हैं। प्रिपरेशन, these hydrides can be prepared by passing hydrogen gas directly over alkali or alkaline earth metals। ये हाइड्राइड्स हाइड्रोजन गैस और अल्कली मेटल्स या अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के डायरेक्ट रिएक्शन से बन जाते हैं। अल्कली मेटल्स आर ग्रुप 1 एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स आर ग्रुप 2। तो हम असल में हर एलिमेंट की अलग अलग इक्वेशन लिखने के बजाय हम ग्रुप वाइज इक्वेशन लिखेंगे। तो हमने कहा आइए सबसे पहले बात करते हैं ग्रुप 1A के मेटल्स हाइड्रोजन के साथ किस तरह हाइड्राइड बनाते हैं। तो हमने एक सिंबल बना दिया M, और ये कहा कि M तमाम ग्रुप 1A के मेटल्स को जनरली रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। और इसका रिएक्शन करवाएंगे हाइड्रोजन से, क्योंकि ऊपर लिख दिया कि डायरेक्ट हाइड्रोजन गैस से आप इन मेटल्स को मिलाइए, रिएक्शन हो जाएगा। सिंस मेटल्स आर एक्सट्रीमली रिएक्टिव एंड हाइड्रोजन इज नॉट, तो इस रिएक्शन के लिए हमें तकरीबन 200 डिग्री सेंटीग्रेड देने पड़ते हैं ताकि हाइड्रोजन जो है वो इस मेटल के साथ रिएक्शन कर सके। बनेगा क्या भाई? अब ये तय है, हम सबको याद है कि एक फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा था तरीका, वो कहलाता था क्रिस क्रॉस मेथड। अगर आपको आइंस के चार्ज पता हैं तो आप ये बता देते हैं कि उनका फॉर्मूला क्या हो। तो इस क्रिस क्रॉस मेथड का रूल ये था कि अगर आपके पास ऐसा कैटाइन है जिसका चार्ज +1 हो और ऐसा एनाइन है जिसका चार्ज -1 हो, मैंने ए और बी बता देता हूँ। यानी अगर मेरे पास A+1 चार्ज वाला कैटाइन और B-1 चार्ज वाला एनाइन हो, या A+2 चार्ज वाला कैटाइन और B-2 चार्ज वाला एनाइन हो, या A+3 चार्ज वाला कैटाइन और B-3 चार्ज वाला एनाइन हो, यानी अगर ऐसा हिसाब हो कि कैटाइन एनाइन के चार्ज का नंबर सेम है, साइन अपोजिट है, तो ऐसे कैटाइन और एनाइन 1:1 रेशो से मिलकर जो कंपाउंड बनाते हैं उसका फॉर्मूला सिंपल AB हो। और अगर फर्ज कर लीजिए चार्ज ऑफ कैटाइन और एनाइन अलग अलग हुए,
अब कैटाइन का चार्ज +3 है और एनाइन का -2 है, नंबर ही अलग है, साइन तो अपोजिट है, नंबर ही अलग है। तो इनके दरमियान जो कंपाउंड बनेगा उसका फॉर्मूला ऐसे निकलेगा कि आप एनाइन पे जो नंबर है वो कैटाइन के नीचे रखेंगे और जो कैटाइन का चार्ज नंबर है वो एनाइन के नीचे रखेंगे। साइन की बात नहीं हो रही, सिर्फ नंबर की। तो क्या फॉर्मूला बन रहा है, A2B3। उल्टा लिख दिया, बिल्कुल सही लिखा, A2B3। अगर मेरे पास A का चार्ज है +2 और B का चार्ज है -1, तो अब क्या होगा, दोनों चार्ज अगेन डिफरेंट है। ये जो 1 है ये A के नीचे आएगा और ये जो 2 है ये B के नीचे आएगा। तो फॉर्मूला बनेगा A1B2। A लिखने की जरूरत नहीं होती है, इसलिए हम AB2 लिखते हैं। तो ये जो प्रिंसिपल है ये आपके बड़े काम आने वाला है आगे इक्वेशंस बनाने में और फॉर्मूले बनाने में, तो इसे याद रखिएगा। यहाँ कैसे काम आएगा भाई, क्या आपको पता नहीं है कि ग्रुप 1A वाले कौन सा चार्ज बनाता है, तो +1 बनाता है। तो ग्रुप 1A जो है और हाइड्रोजन का चार्ज क्या होता है, -1। तो अब एक का चार्ज +1 है, एक का -1 है, तो ये वाला सिचुएशन लग रही है। तो फॉर्मूला क्या बनना चाहिए इन दोनों का, इन दोनों का फॉर्मूला बनना चाहिए MH 1:1 रेशियो में, और इक्वेशन बैलेंस कर दीजिए तो ये ऐसे। नाउ दिस इज फॉर ग्रुप 1A। ये मैंने क्रिस क्रॉस मेथड बताया, बार बार इसका तस्करा करूंगा और फॉर्मूले बनाऊंगा, लेकिन अब यहाँ से इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं, अभी टाइम खत्म हो रहा है। तो इसी बात से, अभी ये बीच में ही है, इसी बात से हम इंशाल्लाह कल कंटिन्यू करके आपको इसकी और एग्जाम्पल पूरी देंगे। अभी पूरी बात नहीं हुई है, तो यहाँ से इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं और ये आपसे अभी तक की सारी स्लाइड्स में शेयर कर लेता हूँ अभी ग्रुप में। थैंक यू वेरी मच।